ओए, हम कैसे यकीन कर लें कि तू इस बार झूठ नहीं बोल रहा है? विराज की बात सुनकर और उस बारे में सोच विचार करने के बाद एक लड़के ने तुरंत ही विराज से सवाल किया। उस लड़के का सवाल सुनकर विराज ने फिर से अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए और बोला, अब इस सवाल का मैं कैसे जवाब दूं? मैंने तो पहले ही सारी डिशेस का ऑर्डर दे दिया है। अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो वो सब वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग रुकोगे तो तुम्हें इस होटल में एक रात और बिताने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम तुझ पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसी के साथ सभी लोग प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। सभी लोगों को एक साथ जाते हुए देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि भले ही उनके 2 मील्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज रात उन्हें एक शानदार डिनर जरूर मिलेगा। जिंदल परिवार के छोटे नवाब साहब, आप आ गए। मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने विराज से कहा और अचानक से विराज के सामने आ गया था। विराज अपने ही ख्यालों में मस्त था, इसीलिए एकाएक अभिमन्यु के सामने आने से विराज डर गया था। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे जिंदल परिवार का छोटा नवाब मत बोला करो। एटलीस्ट जब कोई मेरे साथ हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, विराज ने अभिमन्यु से कहा। विराज की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। मुझे पता है कि जिंदल परिवार के छोटे नवाब को लो प्रोफाइल में रहना पसंद है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा नवाब साहब। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आज रात का क्या प्लान है? क्या आप चाहते हैं कि आपके क्लासमेट्स को डिनर में उबली हुई सब्जियां और दलिया ही दिया जाए? अभिमन्यु ने विराज से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें अच्छे से अच्छा डिनर दिया जाए और साथ ही साथ बेस्ट से बेस्ट ड्रिंक्स ऑफर की जाए, विराज ने अभिमन्यु से कहा। ओह छोटे नवाब साहब, ऐसा लगता है कि आज आप अपने पुराने क्लासमेट्स को एक बढ़िया दावत देना चाहते हैं। एक और सवाल अभिमन्यु की तरफ से आया। जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ अभिमन्यु को देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है? उनकी करंट स्टेट को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उन लोगों को एक शानदार पार्टी देनी चाहिए? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुरंत ही अभिमन्यु ने विराज से पूछा। इसमें समझने जैसा क्या है? उन्हें अपना बिल खुद भरने दो, और अगर कोई मना करे तो तुरंत ही पुलिस को बुलाओ। इस होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इस छोटे से मैटर को तुम आराम से संभाल सकते हो, है ना? विराज ने अभिमन्यु से कहा। जी जी बिल्कुल, मैं अच्छे से देख लूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा, अभिमन्यु ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तो मैं आराम करने जा रहा हूं। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलने के बाद विराज वहां से चला गया था। विराज को जाते हुए देखकर अभिमन्यु और नंदिनी ने एक दूसरे को निराशा भरी नजरों से देखा। उन दोनों को मानना पड़ेगा कि विराज का ये तरीका बहुत ही शातिर था। अगर उन्होंने सभी को अच्छा डिनर करवाया और महंगी से महंगी ड्रिंक्स ऑफर की तो एक इंसान का खर्चा 7 से 10 लाख रुपए होगा। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो उसके पूरे साल का खर्चा भी इतना नहीं होता है। अगर ये सब हुआ तो वो लोग किसे ब्लेम करेंगे? अगर वो लोग ग्रीडी नहीं होते तो वो यहाँ रुकते ही नहीं। उन्हें अच्छा खाना, अच्छे पीने का शौक है, तभी तो वो लोग विराज के इस जाल में फंस गए थे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने विराज को ऑफेंड किया था। इन्हीं सब वजहों से वो सब अब यहां पर थे और वो ये डिजर्व भी करते थे। नंदिनी मैम, क्या हम विराज सर के रूम को प्रेसिडेंशियल स्वीट में बदल सकते हैं? अभिमन्यु ने धीमी आवाज में डायरेक्टर नंदिनी से पूछा। बेहतर यही होगा कि हम उसे ना बदलें। अभी तक हमें पूरी तरह से विराज सर के टेम्पर का पता नहीं चला है। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स भी नहीं पता है। क्या होगा अगर वो नहीं चाहते हैं कि हम उनके कमरे को बदलें? हम अच्छा करने जाएंगे लेकिन हमारा ही बुरा हो जाएगा। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। हालांकि नंदिनी वो इंसान थी जिसने दुनिया देखी थी और वो ग्लोबली होटल इंडस्ट्री में काफी फेमस थी।
उसे होटल इंडस्ट्री को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन विराज के सामने उसे थोड़ी मुश्किल होती थी। ओ हाँ, एक और बात, मैं कल जा रही हूँ। ये जगह कल से तुम्हें ही संभालनी है। अगर विराज सर को कुछ भी होता है तो तुम इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करोगे। क्या तुमने सुना? नंदिनी ने अभिमन्यु से कहा। जैसे ही अभिमन्यु ने सुना कि नंदिनी कल वापस जा रही है, तो तुरंत ही अभिमन्यु ने नंदिनी से कहा, नंदिनी मैम, क्या आप 2 दिन और नहीं रुक सकती? विराज सर, मुझे डर है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुस्कुराते हुए नंदिनी के चेहरे पर हेल्पलेसनेस के भाव दिखाई दे रहे थे। भले ही इस हाव भाव को कोई किसी भी नजरिए से क्यों ना देखे, लेकिन इसी के साथ नंदिनी के चेहरे पर नुकसान से होने वाली खुशी का भी संकेत मिल रहा था। डायरेक्टर नंदिनी, आप ऐसा करके मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। अभिमन्यु ने नंदिनी से कहा। अभिमन्यु, दरअसल तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए। विराज सर के इस स्टेटस के साथ इस कंपनी में उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और अपनी कंपनी की सारी अथॉरिटी भी उनके पास है। जब तक तुम ऐसे ही विराज सर को मक्खन लगाते रहोगे, तुम इस कंपनी में लंबे समय तक टिकोगे। शायद 2 साल के अंदर अंदर तुम डायरेक्टर भी बन जाओ। हालांकि इस बात में बहुत कंफर्ट था और यकीनन अभिमन्यु के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। हालांकि विराज को फुसलाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए लकी होना यही होगा कि वो खुद को सेफ रखे और बोर्ड को अकेला छोड़ दे। इस बीच विराज अपने कमरे में पहुंच गया था और उसके कमरे में जितिन उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जितिन ने विराज को देखा, वैसे ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे विराज, तू आ गया? हाँ, विराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा। इस वक्त विराज के दिमाग में अंकल शाह घूम रहे थे। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यार जितिन, एक बात बता, अगर एक 60 से 70 साल का बूढ़ा आदमी आसानी से जवान गुंडों को पटखनी दे दे तो वो आदमी क्या कुछ कर सकता है? भाई ये कैसा सवाल है? और ये 60 से 70 साल का जवान आदमी तुझे कहां मिल गया? जितिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। जितिन यार, मजाक मत कर, बताना, अगर ऐसा है तो वो आदमी कैसा होगा? विराज ने सीरियस टोन के साथ कहा। भाई ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि वो आदमी कैसा होगा, लेकिन वो आदमी क्या कर सकता है वो डिपेंड करता है कि उसे किस चीज में महारत हासिल है, जितिन ने विराज से कहा। जितिन की बात सुनकर विराज अंकल शाह के मूव्स के बारे में सोचने लगा था। यार, उनके मूव्स तो मुझे भी समझ में नहीं आए, लेकिन उनके अंदर गजब की फुर्ती थी। वो अपने हाथ की कला इतनी सफाई से कर रहे हैं कि साला पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। रियली ही वॉज वेरी फास्ट, विराज ने जितिन से कहा। विराज की बात सुनकर जितिन जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे लगता है कि आज तेरा सामना किसी दूसरी दुनिया के इंसान से हो गया है। हाथ की सफाई? भाई कोई जादूगर था क्या? जादूगर तो नहीं था, लेकिन किसी जादूगर से कम भी नहीं था। शायद वो किसी दूसरी दुनिया का ही होगा। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बोलते हुए विराज बेड पर लेट गया था। आज का दिन उसके लिए काफी थकाने वाला था। ऊपर से जानवी के पिता ने उसे एक मेंटल प्रेशर भी दे दिया था। हालांकि विराज को पैसों की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में जानवी चल रही थी। विराज बस कुछ देर अच्छे से सोना चाहता था। पता नहीं विराज को सोते हुए कितना समय हो गया था। विराज गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। विराज को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसका फोन बज रहा है, लेकिन जब फोन का बजना शांत नहीं हुआ, तब विराज की नींद अचानक से खुल गई थी। विराज बहुत ही ज्यादा एनॉयड हो गया था। विराज ने फोन की स्क्रीन को देखा भी नहीं कि उसे कौन कॉल कर रहा है और तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। कॉल कट करने के बाद विराज ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी फिर से विराज का फोन बजने लगा। इस बार विराज की नींद पूरी तरह से टूट गई थी। विराज ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। जैसे ही विराज ने स्क्रीन देखी, वैसे ही वो चौंक गया था। स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में साफ साफ लिखा था,
मोनिका कॉलिंग। मोनिका से ब्रेकअप होने के बाद विराज ने उसका नंबर डिलीट नहीं किया था। उसके दो कारण थे। एक, विराज को उसका नंबर डिलीट करने का समय नहीं मिल पाया था, और दूसरा, विराज बहुत ही नॉस्टैल्जिक इंसान था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसका और मोनिका का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो मोनिका के साथ जुड़ी अपनी यादों को भी संजो के रखना चाहता था। यही दो कारण थे जिसकी वजह से विराज ने मोनिका का नंबर डिलीट नहीं किया था। हालांकि विराज ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे जिंदगी में कभी इस नंबर से फिर से कॉल आएगा। अब जब कॉल आ रहा था तो विराज के मन में कई सवाल तैरने लगे थे। आखिर इस कॉल के पीछे का मकसद क्या था? क्या पुनीत मोदी विराज से अपना बदला लेना चाहता था? ये सब सोचते हुए तुरंत ही विराज ने कॉल उठाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, मोनिका, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही हो? ये बोलने के बाद विराज मोनिका के मुंह पर कॉल रखना चाहता था, लेकिन अंत में उससे ये हो नहीं पाया था। सरप्राइजिंगली सामने से विराज को मोनिका की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। हेलो मोनिका, तुम लाइन पर हो? तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? विराज ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन इस बार भी उसे मोनिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये लड़की पागल हो गई है। मनी मन विराज ने मोनिका को कोसा और वो फोन कट करने लगा। जैसे ही विराज कॉल कट करने वाला था, उस फोन की दूसरी तरफ से गुनगुनाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर विराज तुरंत ही रुक गया और फोन पर चिल्लाते हुए बोला, बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं कॉल कट कर दूंगा। नहीं, प्लीज फोन मत रखना। जैसे ही मोनिका को पता चला कि अगर वो कुछ भी नहीं बोलेगी तो विराज कॉल रख देगा, तो तुरंत ही उसका मुंह खुल गया था। विराज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, होमलेस हो गई हूं। मोनिका के मुंह से रोने वाली आवाज बाहर आई, जिसे सुनने के बाद विराज पूरी तरह से चमक गया था। अब ये औरत मेरे साथ कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही है? क्या इस औरत को अभी पुनीत के साथ होटल के बिस्तर में नहीं होना चाहिए? क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? मनी मन विराज ने सोचा। मोनिका भी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि विराज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा। इसीलिए तुरंत ही मोनिका ने विराज को आगे समझाते हुए कहा, विराज, मैं जानती हूं कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। आज तुमने जो कुछ भी जॉली डिजाइनर स्टूडियो में किया, उसकी वजह से पुनीत के डैड उस पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे आम इंसान की तरह ऑफिस में काम करने का ऑर्डर दिया। उसकी पॉकेट मनी भी उसके हाथ से निकल गई। अब उसे हर महीने के 60 से 70 हजार ही मिलेंगे। उस कांड का सारा गुस्सा पुनीत ने मुझ पर निकाला और मुझे ना जाने क्या क्या बोला। मुझे उसकी गालियों से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उसने मुझे उसकी जिंदगी की पनौती कहा तो मेरा दिल भर आया था। खैर, मैं वो सब आसानी से झेल सकती हूँ, लेकिन उसने तो मुझे अपनी जिंदगी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2 घंटे से मैं उसके घर के बाहर ही खड़ी हूँ। बहुत रात हो गई है और पूरी गली भी सुनसान हो गई है। एक भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। विराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। विराज की जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया था? ये होटल, अभिमन्यु, डायरेक्टर नंदिनी, ये सब कौन थे? क्या नंदिनी विराज का नुकसान करना चाहती थी? क्या विराज मोनिका की मदद करेगा? क्या मोनिका विराज को फंसाने के लिए कोई नया खेल खेल रही थी, या फिर वो सच बोल रही थी? अगर मोनिका खेल खेल रही है तो क्या विराज उसके झांसे में फंसेगा? क्या पुनीत विराज से अपना बदला लेगा? आखिर विराज को कौन बचाएगा? क्या विराज पूरी तरह से बदल गया था? क्या पैसों ने विराज को बदल दिया था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।